जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी लोग अच्छे होंगे। चलिए आज के टॉपिक में हम और आगे बढ़ जाते हैं। तो कल हमने भारत में सरकार पढ़ लिया था और हमने ये भी पढ़ लिया था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कितने भाग में कैसे कैसे डिवाइड है, हम कैसे पढ़ेंगे पूरे टॉपिक को, इन सब बातों पे चर्चा हो गई थी। संविधान में मूल चीज़ें शुरू करने से पहले एक दो एलिमेंट और हमारे सहायक होंगे, तो उनको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं, जिसमें से हमें पढ़ना है बहुमत के प्रकार। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बहुमत के प्रकार क्या है हमारे देश में, और ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पीछे जो मैंने आपको 2 टॉपिक पढ़ाया था, वो 2 टॉपिक यूपीएससी में 2023 के प्रीलिम्स में पूछे गए थे। एक मैंने संविधान वाद का मतलब बताया था, एक वो क्वेश्चन था, एंड एक क्वेश्चन संस्था से था। तो ये इस साल के पीसीएस में आया था, सॉरी यूपीएससी में आया हुआ है, तो इसलिए आप थोड़ा सीरियस होकर के ही पढ़िएगा। तो देखिए बहुमत के प्रकार। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि बहुमत कितने प्रकार के होते हैं या बहुमत कहाँ होते हैं, है ना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात तो यही हमारे लिए कि बहुमत होते कहाँ पे हैं। तो मेरे बच्चों, हमारा जो पार्लियामेंट है ना, उस पार्लियामेंट में जब हम किसी नियम कानून को पारित करवाने जाते हैं या फिर नई बिल को पारित करवाने जाते हैं ना, तो उसके लिए हमें चुनाव करवाने पड़ते हैं, उसमें वोटिंग करनी पड़ती है। और उसी वोटिंग के बारे में ही हम यहाँ बात कर रहे हैं, जिसे हम यहाँ बहुमत कह रहे हैं। तो बहुमत के प्रकार देखते हैं। चलिए कुल 4-5 प्रकार के बहुमत हैं, देख लेते हैं। इसमें जो सबसे पहला प्रकार है, सबसे पहले हम उस पर बात करेंगे कि सबसे पहला प्रकार इसमें क्या है। और हाँ, ये सभी कॉम्पिटिटिव बच्चे इसको पढ़ सकते हैं, किसी भी कंपटीशन की वो तैयारी कर रहे हैं तो वो पढ़ सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी का ये सिलेबस है। तो ये पूरी तरीके से जितने भी कंपटीशन लेवल के होते हैं सारी चीज़ों को ये कवर करेगा, ठीक है। तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इसमें सबसे पहला बात हम कर लेते हैं कि साधारण बहुमत क्या है। साधारण बहुमत हम आपको एग्जाम्पल समेत इन सब बातों को समझाएंगे, लेकिन इन सब पे चर्चा हम आगे चल करके बहुत विस्तृत करने वाले हैं, आप उन पर तनाव नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या होता है साधारण बहुमत। देखिए, संसद में अगर किसी प्रस्ताव को लाया गया तो उस प्रस्ताव को पारित होने के लिए बहुमत की ज़रूरत होती है। अलग अलग प्रकार के लिए अलग अलग बहुमत की ज़रूरत होती है। हालांकि अभी हमारे सामने है साधारण बहुमत। अब साधारण बहुमत कि पहले तो हम परिभाषा जान लेते हैं कि साधारण बहुमत को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो साधारण बहुमत वह बहुमत होता है, देखिए साधारण बहुमत क्या होता है, वह बहुमत जो मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत होता है ना। जैसे एक एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। मान लीजिए कि लोकसभा है हमारे सामने, ठीक है। अब इस लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं, तो कुल सीटों की संख्या है 543। और मान लिया कि उस दिन लोकसभा में कितने लोग उपस्थित हुए, उस दिन मान लिया कि लोकसभा में उपस्थित हो रहे हैं 200 लोग। कितने लोग उपस्थित हो रहे हैं, 200 लोग। और कोई एक प्रस्ताव आया है और उस प्रस्ताव पे वोटिंग होनी है, तो प्रस्ताव के पक्ष में मान लिया कितने लोगों ने मतदान किया, मान के लिए चल रहे हैं 180 लोग, ठीक है। देखिए ध्यान से बात को समझिएगा। अभी हम बहुमत पढ़ रहे हैं, बहुमत का पहला प्रकार जिसे हम लोग कहते हैं साधारण बहुमत। साधारण बहुमत की परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत साधारण बहुमत कहलाता है। इसका मतलब लोग सदन में जितने लोग उपस्थित हैं उनमें से जितने लोग मतदान कर रहे हैं, मतदान करने वाले लोगों का ही बहुमत साधारण बहुमत कहलाता है, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम एज एग्जाम्पल यहाँ समझ रहे हैं। लोकसभा है, अब लोकसभा में कोई प्रस्ताव पारित होना है। अब उसमें कुल कितनी सीटें हैं, 543, मतलब 543 सदस्य हैं। और 543 में से लोकसभा में आए कितने लोग हैं, 200 लोग हैं। अब वो 200 में से 180 लोगों ने क्या किया, मतदान किया, ठीक है। 180 लोगों ने क्या किया, मतदान किया। तो अब क्या वो प्रस्ताव पारित होगा कि नहीं होगा, आइए देख लेते हैं। देखिए प्रस्ताव पारित होने के लिए कहा क्या गया भैया इसकी परिभाषा में, इसकी परिभाषा में हमने आपसे कहा कि उपस्थित और मतदान करने वाले लोगों का अधिकतम मतदान, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत,
सदस्यों का बहुमत। देखिए ये चीज़ कंपल्सरी नहीं है कि अगर आप उपस्थित हैं तो मतदान कीजिए ही। अगर आप उपस्थित हैं, आपकी इच्छा नहीं है मतदान करने की, तो आप मतदान नहीं करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आप पूरी तरीके से फ्री हैं मतदान करने ना करने के लिए। हालांकि जो उपस्थित हैं वो सारे के सारे मतदान करें, इस चीज़ से यहाँ परिभाषा में सेंस मत लगाइएगा। उसका मतलब ये है कि मतदान करने वाले लोग वहाँ बैठकर मतदान करने चाहिए, वहाँ प्रेजेंट होने चाहिए। इसका मतलब ये है। अब इस परिभाषा को पढ़ कर ये कन्फ्यूजन जरूर हो सकती है कि जितने लोग उपस्थित हैं वो सारे के सारे मतदान करें। नहीं, जो मतदान कर रहा है वो सदन में बैठा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बाहर से कहीं से वो मतदान कर रहा है, ठीक है। ऐसा कोई प्रावधान नहीं होता है। तो अब देखिए, अब किसी प्रस्ताव को पारित करने के लिए चाहिए क्या कि देखिए, अब उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत कैसे निकलेगा? तो बहुमत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी का 50%। देखो उपस्थित कितने लोग हैं, 200, मतदान कितने लोग किए, 180। तो उपस्थित और मतदान करने वाले ऐसे कितने लोग होंगे जो उपस्थित भी हैं, मतदान भी कर रहे हैं? तो भैया 180 ही तो, क्योंकि उपस्थित तो 200 हैं लेकिन मतदान 200 थोड़ी कर रहे हैं, मतदान तो 180 कर रहे हैं। तो उपस्थित और मतदान करने वाले लोगों की अगर हम संख्या के बारे में बात करते हैं तो वो कुल मिलाकर के कितने लोग हुए, 180। अब उन्हीं 180 लोगों का अगर हम बहुमत निकालेंगे तो वही बहुमत साधारण बहुमत कहलाएगा। तो ये निकलेगा कैसे, ये निकलेगा 180/2 + 1। अब 180/2 + 1 ये आ जाएगा आपका 91। इसका मतलब ये है कि हमारा प्रस्ताव पारित तब होगा जब 91 लोग उस प्रस्ताव के पक्ष में वोट डालेंगे, ठीक है। कुल वोटिंग हुई है 180 लोगों की। अब अगर 180 में से 91 लोगों ने कहा कि प्रस्ताव पारित किया जाए, उसके फेवर में वोट दे दिया, तो वह प्रस्ताव पारित हो जाएगा। और इस विधि के तहत जो भी प्रस्ताव पारित किया जाएगा उसे हम बोलेंगे साधारण बहुमत। तो आई होप आप साधारण बहुमत समझ गए होंगे, ठीक है। तो साधारण बहुमत क्या है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, ठीक है। जो सदन में उपस्थित भी हों और मतदान भी कर रहे हों, उन्हीं का जो बहुमत होता है मेरे बच्चे, उसी बहुमत को कहा जाता है साधारण बहुमत। चलिए, ये तो बात बड़ी अच्छी सी है। बाई द वे अगर हम बात करें कि मतदान करने वाले लोगों की संख्या ये सम ना हुई, विषम आ गई, जैसे अगर हम मान लेते हैं 179 आ गया, तो अब मतदान 179 लोगों ने कर दिया, तो 179 लोगों का मतदान किया गया, तो इनका बहुमत कैसे निकाला जाएगा? तो इनका बहुमत भी निकलेगा, कैसे निकलेगा आइए देखते हैं। देखिए, इसका बहुमत निकलेगा, आपको इसका बहुमत निकालने के लिए 179/2 + 1। अच्छा, आप ये फॉर्मूले के तौर पे याद रखिएगा कि साधारण बहुमत का मतलब क्या हो गया कि मतदान करने वाले लोगों का 50% + 1, ठीक है। साधारण बहुमत का ये सीधा सा आप सेंस समझे रहिएगा कि जितने लोग वोटिंग कर रहे हैं उनका 50% + 1, यही साधारण बहुमत कहलाता है, ठीक है। ये आप कोड के तौर पे याद रखिएगा, या निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करिएगा। तो बटे अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 179 में अगर हम 2 से भाग करेंगे तो ये 89.5 है ना, टोटल आएगा। अब इसमें ज़रा देखिए, अब तो दशमलव में आ गया, तो जब बात दशमलव में आ गई तब हम कैसे इसको मानेंगे? तो उसके लिए एक छोटा सा रूल चलता है मतदान के लिए, और वो रूल क्या है, देखिए, अगर संख्या 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 आती हो, ठीक है, तो याद रखना है, जैसे ये इसके आगे कुछ भी हो सकता है, मैं दशमलव के बाद वाले के बारे में बात कर रहा हूँ, तो याद रखिएगा जैसे आ जाए 89.1, 89.2, 89.3, 89.4, तो याद रखना है जब तक 0.4 आएगा तब तक हमें दशमलव के बाद इन संख्याओं को महत्व नहीं देना है। इस परिस्थिति में ये आगे की जो डिजिट होती है यही पूरी तरीके से वोटिंग मान ली जाती है, क्योंकि अब 0.1 वोट का मतलब क्या है, 0.2 वोट का कोई तो मतलब निकलेगा नहीं, है ना। तो इसलिए 0.1 से लेकर के 0.4 तक जब भी आएगा तो हमेशा ये जो दशमलव की पहली वाली संख्या लिखी है यही हमेशा हम मान लेते हैं कि हमारी वोटिंग है, ठीक है। और अगर 0.5 आए, 0.6 आ जाए, 0.7 आए, 0.8 आए, 0.9 आ जाए, तो ऐसे केस में हमेशा अगर 89 है तो हम एक ऐड करके मानेंगे, ठीक है। यानी आप ऐसे समझिए कि अगर जैसे यहाँ पे भाग करके बाई द वे आ जाता
89.5 जैसे आया भी है, तो इसको हम क्या मानेंगे 90, इसको हम क्या मानेंगे 90। और जैसे एग्जांपल के तौर पे बाय द वे 89.7 आ जाता, तो इसको हम लोग क्या मानते 90। ये हमेशा याद रखना है, जहाँ भी वोटिंग का प्रोसेस रहेगा आपको इस चीज़ को पूरी तरीके से याद रखना है, ठीक है। कि अगर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 किसी डिजिट के बाद आ रहा है तो हम 0.4 तक की दशमलव संख्या को बिल्कुल नहीं लेते हैं, उसे हम हटा देते हैं, और उसके आगे जो संख्या लिखी होती है वही हमारा वोट हो जाता है, ठीक है। और अगर बाई द वे 0.5 से शुरू होकर के 0.9 तक आ रहा है तो हम हमेशा दशमलव की पहली जो संख्या लिखी है उसमें हम एक ऐड कर लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 179/2 प्लस 1 करने पर 89.5 आ गया है। अब यहाँ ये जो 89.5 आया है, अभी मैंने रूल के हिसाब से आपको बताया, रूल में अगर 0.5 आया है तो इसका मतलब हम उसे पूरा का पूरा एक और मान लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब हम मानेंगे कि ये 90 वोट हो गए हैं। कितने वोट हो गए 90 वोट। तो मेरे बच्चों इस परिस्थिति में ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि 200 लोग उपस्थित होंगे तो उसमें 180 मतदान करेंगे, वो कुछ भी हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इस परिस्थिति में हमारा प्रस्ताव पारित कब होगा, जब 90 लोग उसके पक्ष में वोट डालेंगे, कि मतलब कहेंगे हाँ प्रस्ताव पारित कर दो। अगर 90 लोग उसके विपक्ष में वोट डाल देंगे तो प्रस्ताव पारित नहीं होगा, ठीक है। तो ये पहला प्रकार है बहुमत का, ठीक है। इसे क्लियरली समझ में आ गया। अच्छा, अब बात यह है कि इसका साधारण बहुमत का प्रयोग हम करते कहाँ पे हैं। चलिए तो इसका प्रयोग देख लेते हैं। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं कई जगहों पर। जैसे इसका प्रयोग किया जाता है पहला साधारण विधेयक पारित करवाने में। कौन सा विधेयक, साधारण विधेयक। अब बिल्कुल परेशान नहीं होइएगा, साधारण विधेयक क्या है। 20-22 क्लास के बाद सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेगी कि साधारण विधेयक क्या है, कहाँ पारित किया जाता है, कैसे, ठीक है। इसका दूसरा यूज किया जाता है धन विधेयक में। इसका दूसरा यूज कहाँ होता है मेरे बच्चों, धन विधेयक पारित करवाने में। इसका तीसरा यूज होता है वित्त विधेयक पारित करवाने में। तो ये इनके यूज हैं, ठीक है। साधारण विधेयक का साधारण बहुमत का प्रयोग इन विधेयकों को, इन बिल को पारित करवाने में किया जाता है। बात समझ में आ गई, ठीक है। और भी मतलब इसके एग्जांपल है, जैसे निंदा प्रस्ताव, काम रोको प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव। ये सारे प्रस्ताव जो होते हैं ये साधारण बहुमत से ही पारित किए जाते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद मेरे बच्चों दूसरा प्रकार का जो हमारा बहुमत है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरे प्रकार का जो बहुमत होता है इसे हम लोग बोलते हैं प्रभावी बहुमत। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्रभावी बहुमत। इसका एक नाम और है, इसे हम लोग तत्कालीन बहुमत भी बोलते हैं। तत्कालीन बहुमत, ठीक है। चलो अब देखो कि ये क्या है तत्कालीन बहुमत, ठीक है। तो ये साधारण बहुमत या तत्कालीन प्रभावी बहुमत या तत्कालीन बहुमत, ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको हमें बहुत ध्यान से समझना होगा। चलिए देखते हैं कि क्या है तत्कालीन बहुमत। पहले तो इसकी परिभाषा जान लेते हैं। देखिए प्रभावी सदस्य संख्या का जो बहुमत होता है, सदस्य संख्या का बहुमत, सदस्य संख्या का बहुमत क्या कहलाएगा, प्रभावी बहुमत या तत्कालीन बहुमत कहलाएगा। ये इसकी परिभाषा है कि जो प्रभावी सदस्य होते हैं उन्हीं प्रभावी सदस्यों की जो संख्या होती है उस संख्या का बहुमत प्रभावी बहुमत या तत्कालीन बहुमत कहलाता है। लेकिन अब प्रश्न ये है कि सर प्रभावी बहुमत कहते किसे हैं, तो चलो जान लेते हैं क्या है प्रभावी बहुमत भाई। प्रभावी सदस्य किसे कहते हैं तो जान लेते हैं कि क्या है प्रभावी सदस्य। आसान सा टॉपिक है, कवर कर लेंगे भैया। देखिए प्रभावी सदस्य संख्या हम निकालते कैसे हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला है प्रभावी सदस्य
संख्या। इन्हीं प्रभावी सदस्य संख्या के ही बहुमत को हम लोग प्रभावी बहुमत कहते हैं या तत्कालिक बहुमत कहते हैं। तो अब हम निकालने जा रहे हैं कि प्रभावी सदस्य संख्या कैसे निकाला जाता है। तो प्रभावी सदस्य संख्या बराबर होता है कुल संख्या माइनस रिक्ति। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि कुल संख्या का मतलब क्या है। कुल संख्या का मतलब ये है कि इस बहुमत का प्रयोग जिस सदन में किया जा रहा है उस सदन में कुल कितने सदस्य हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कुल संख्या। जैसे अगर हम लोकसभा के बारे में बात करते हैं तो ये कुल संख्या होती है 543। बहुत आसान है। अगर हम लोकसभा के बारे में बात करते हैं तो लोकसभा में कुल कितनी संख्या होती है सदस्यों की? 543। अब वो 543 में से कौन से सदस्य प्रभावी सदस्य होंगे, ये देख लेते हैं। चलिए, तो रिक्ति का मतलब कि 543 तो कुल हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग रिक्त हो जाए। अब ये क्या मतलब है रिक्त होने का मतलब ये है कि सीट खाली हो जाए। अब सीट खाली कैसे होगा? देखिए, सीट खाली हो जाएगा अगर मृत्यु हो जाए। क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए किसी सदस्य की, तो सीट रिक्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो यस और नो। बिल्कुल हो जाएगा, है ना। दूसरी चीज़ और कैसे रिक्ति हो सकती है? या तो कोई सदस्य त्यागपत्र दे दे। क्या करे? त्यागपत्र दे दे, तब भी तो सीट रिक्त हो जाएगी भाई, है ना। और रिक्ति कैसे हो सकती है? तो अगर कोई सदस्य बेईमानी से लड़े और निर्वाचन आयोग को पता चल जाए कि इसने चीटिंग किया है, तो उसका निर्वाचन रद्द कर देंगे। तो इस तरीके से सीट के रिक्त होने के ये कुछ तरीके हैं। ठीक है, कि इतने चीज़ों से हमारी सीटें रिक्त हो सकती हैं। अब मान लिया कि किसी भी तरीके से, चाहे त्यागपत्र देने से, चाहे निर्वाचन के रद्द होने से, चाहे उसकी मृत्यु हो जाने से जो रिक्ति हो गई, मान के चल रहे हैं कि ये रिक्ति हो गई 7। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। कितनी रिक्ति हुई? 7 रिक्ति हुई। तो अब मेरे बच्चे, अगर कुल संख्या में से हम रिक्ति घटा देंगे तो रिक्ति घटाने के बाद यहाँ कितना बचेगा? ये बचेगा 536 बचेगा। अब ज़रा देखो, ये जो 536 है, ये 536 कौन से लोग हैं? ये प्रभावी सदस्य संख्या। अब यही प्रभावी सदस्य संख्या का जो बहुमत होगा, उस बहुमत को हम लोग कहेंगे प्रभावी बहुमत। चलिए अब देख लेते हैं कि कोई कानून पारित कब होगा। तो किसी कानून के पारित होने के लिए 536 का बहुमत चाहिए। और 536 का बहुमत कैसे निकलेगा? तो बहुमत निकालने के लिए 536/2 + 1 करेंगे हम। ठीक है, तो 536/2 + 1 करेंगे तो भाग करने पर 268 और 1 200, ये आ जाएगा 269। यानी अगर 269 लोग आपके प्रस्ताव के पक्ष में हैं तो वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। और ये पूरी फिनोमिना, ये बहुमत का पूरा तरीका, ये पूरी तरीके से जो बहुमत हो रहा है, इसको हम लोग कहते हैं प्रभावी बहुमत या तत्कालीन बहुमत। बात समझ में आ गई? ठीक है, कि प्रभावी बहुमत कैसे काम करता है। प्रभावी बहुमत सदस्य संख्या का जो प्रभावी सदस्य संख्या होते हैं, उनका जो बहुमत होता है, वही बहुमत कहलाता है प्रभावी बहुमत या तत्कालीन बहुमत। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर यहाँ भी तो दशमलव में संख्या आ सकती है। बिल्कुल आ सकती है। जैसे बाय द वे मान लिया कि रिक्ति 8 हो जाती। अगर रिक्ति 8 हो जाती तो यहाँ 535 लोग आते। 535/2 + 1। अब जब इसको हम सॉल्व करते तो यहाँ पे 268.5 आता। फिर प्रोसेस वही कि 0.5 आया है तो इसका मतलब इसको हम 269 मान लेंगे। अगर 0.5 से कम आता तो 268 ही रहने देते। ठीक है, तो प्रस्ताव पारित होने के लिए हमको उसके फेवर में इतना वोट चाहिए होता। ठीक, तो ये है हमारा प्रभावी बहुमत। अब बात ये है कि ये प्रभावी बहुमत कहाँ लागू होता है, इसका जगह कहाँ है, ये कहाँ काम में आता है। तो मेरे बच्चों, अगर हम बात करें प्रभावी बहुमत की, तो प्रभावी बहुमत यूज में आता है बहुत इम्पोर्टेंट जगहों पे। कुल 8 स्थान हैं जहाँ पे प्रभावी बहुमत यूज किए जाते हैं। अब वो 8 स्थान कहाँ हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। कुल
8 जगह हैं जहाँ पे प्रभावी बहुमत का प्रयोग किया जाता है। पहला, लोकसभा में जो सबसे प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं, लोकसभा में सबसे प्रमुख जो पदाधिकारी होते हैं ये 2 लोग होते हैं। एक होता है अध्यक्ष और दूसरा होता है उपाध्यक्ष। ठीक। और अगर हम बात करें तो राज्यसभा में जो सबसे प्रमुख पदाधिकारी होते हैं ये होते हैं सभापति और उपसभापति। तो ये 4 लोग हो गए। इन चारों लोगों को अगर इनके पद से हटाना है, ठीक है, इन्हें पद मुक्त करना है, तो पद मुक्त करने के लिए हमें किस मेजॉरिटी की ज़रूरत है? प्रभावी बहुमत। यानी अगर हमारे पास प्रभावी बहुमत रहेगा तो जा कर के हम अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति को इनके सीट से मुक्त कर देते हैं। तो ये तो भी 4 लोग हुए, अभी 4 और बाकी हैं। वो कौन से 4 लोग हैं आइए देखते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, उपसभापति को हटाने में, और उसके ही साथ 4 और लोग हैं, और वो हैं विधानसभा के 2 प्रमुख होते हैं, जिनमें से एक होता है अध्यक्ष और दूसरा होता है उपाध्यक्ष। इन 2 को हटाने में भी इसी बहुमत का प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके से हमारे सामने विधान परिषद है। क्या है? विधान परिषद। इसके भी 2 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, एक होता है सभापति और दूसरा होता है उपसभापति। तो ये कुल 8 लोग हो गए। लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, विधानसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और विधान परिषद का सभापति, उपसभापति। इन्हें हटाने में किस बहुमत का प्रयोग किया जाता है? प्रभावी बहुमत का। ये बातें बहुत ध्यान से याद रखिएगा आप लोग, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के बहुमत के बारे में। अब देखिए तीसरे प्रकार का बहुमत, जिसे हम लोग कहते हैं विशेष बहुमत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुमत ये मेरे बच्चों। विशेष बहुमत। चलिए, अब विशेष बहुमत, या इसी को ना कहीं कहीं शॉर्ट में ना 2/3 बहुमत कह देते हैं। उससे परेशान नहीं होना है कि अरे ये 2/3 बहुमत क्या है। ये 2/3 बहुमत इसी को कहा जाता है, विशेष बहुमत को। चलिए देखिए ये क्या है भैया, ये विशेष बहुमत। इसका अर्थ है 2/3 बहुमत। इसका अर्थ क्या है बच्चों? 2/3 बहुमत। ठीक है, यानी 2/3 बहुमत विशेष प्रकार का बहुमत कहलाता है। बहुत बाकायदे समझिएगा, ये 3 प्रकार के होते हैं, और वो तीनों प्रकार क्या हैं, कैसे हैं, चलिए बात करते हैं उन पे। देखिए इसका पहला हिस्सा, जिसे हम लोग कहते हैं पहले प्रकार का विशेष बहुमत। अगर हम विशेष बहुमत की परिभाषा बोले तो ये उसकी परिभाषा यही होती है कि 2/3 बहुमत जो होती है इसी को विशेष बहुमत कहा जाता है। ठीक है, और ये 3 प्रकार के होते हैं। तो ये हम पहला देख रहे हैं कि पहले प्रकार का विशेष बहुमत। तो चलिए अब देख लेते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं कि पहले प्रकार का विशेष बहुमत क्या है और कैसे है। देखिए इसकी परिभाषा पहले आप जानिए। इसकी परिभाषा होती है उपस्थित तथा मतदान करने वाले क्या ये रंग दिखाई दे रहा है आप लोगों को? दिखाई दे रहा है? करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। सदस्यों का 2/3
बहुमत क्या कहलाता है? पहले प्रकार का विशेष बहुमत कहलाता है। ये पूरी उसकी परिभाषा है, ठीक है। ये मेरे बच्चे क्या है? परिभाषा है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत पहले प्रकार का विशेष बहुमत कहलाता है। अब बड़े ध्यान से समझने की बात है। चलो एग्जाम्पल से हम बात समझते हैं कि उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत ये कहलाता है। कैसे कहलाता है, क्या बात है, देखिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि हमारे सामने है लोकसभा। अब लोकसभा में विशेष बहुमत का पहला प्रकार यूज होने जा रहा है। कैसे होगा, क्या होगा? अच्छा, बहुमत का प्रयोग क्यों करते हैं हम लोग? बहुमत का प्रयोग करते हैं, मेजॉरिटी का प्रयोग करते हैं किसी प्रस्ताव को पारित करने में, ठीक है। तो मान लिया हमारे सामने भी क्या है? लोकसभा है। अब इस लोकसभा में किसी दिन मान ली कितने लोग उपस्थित हो रहे हैं? एग्जाम्पल के तौर पे कुल लोकसभा में कुल कितने लोग हैं? 543 लोग हैं। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि आप प्रेजेंट ही होइए। हाँ, कुछ जगहों पे इसकी पूरी तरीके से आप ये कहेंगे कि जब मंत्रिपरिषद किसी को, सांसद को जब अनिवार्य कर देता है तो उनको आना पड़ता है, वो अलग चीज़ें हैं। लेकिन अभी हम मोटे तौर पे समझ रहे हैं, तो अभी इसे ये चीज़ समझिए कि 543 में से 543 के 43 लोगों को ज़रूरी नहीं है कि वो किसी बात पे आए, पहुँचे और मतदान करे ही। कि मोटे तौर पे मैं कह रहा हूँ। बाकी जब कोई दल किसी सांसद को कह देगा तो उनको आना ही पड़ता है, अन्यथा दल विरोधी नियम के तहत उनको बाहर निकाल देंगे। तो मान लिया उपस्थित कितने हुए? एग्जाम्पल के तौर पे उपस्थित हो रहे हैं 200, एग्जाम्पल के तौर पे। और कितने लोग 200 में से मतदान कर रहे हैं? पक्ष और विपक्ष में दोनों का मिला करके ये मैं मतदान बता रहा हूँ, ठीक है। तो मान लिया मतदान किए कुल 180 लोगों ने, ठीक है। अब 180 लोगों ने मतदान किया है। अब बताइए कि वो प्रस्ताव पारित होगा कि नहीं पारित होगा? तो याद रखिए, यहाँ परिभाषा में कहा जा रहा है उपस्थित तथा मतदान करने वाले, मतलब जो उपस्थित भी हैं और मतदान भी कर रहे हैं। तो उपस्थित तो 200 हैं, मतदान कर रहे हैं 180 लोग। तो वो कितने लोग हुए जो मतदान भी कर रहे हैं, उपस्थित भी हैं? तो उनकी संख्या 180 ही तो हुई। आप ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? कि भाई 200 लोग मतदान उपस्थित हुए हैं। अब उन्हीं 200 में से 180 मतदान कर रहे हैं। तो उपस्थित और मतदान करने वाले लोगों की अगर मैं आपसे संख्या पूछूं तो वो है 180। अब मेरे बच्चे, पहले प्रकार का बहुमत। तो अब ज़रा देखो, सबसे पहले आप ये चीज़ इसमें ढूंढिए कि उपस्थित और मतदान करने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 180। अब हमें क्या करना है? 180 सदस्यों का 2/3 बहुमत निकालना है। तो 180 का 2/3 हो गया, बस सिंपल सी बात है। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 × 18 और 120, यानी 120 मत अगर किसी प्रस्ताव के पक्ष में पड़े, है ना, 120 मत अगर किसी प्रस्ताव के पक्ष में पड़े तो वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। और यहाँ जो ये प्रक्रिया लगा करके हम जिस प्रस्ताव को पारित कर रहे हैं, यह प्रक्रिया या बहुमत कहलाता है पहले प्रकार का विशेष बहुमत। आई होप बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें इसके यूज के बारे में कि इसको हम यूज कहाँ करते हैं, ठीक है, इस प्रकार के बहुमत का यूज हम कहाँ करते हैं, तो 2 विशेष जगहों पे करते हैं। पहला इसका यूज करते हैं आर्टिकल 249 में। बिल्कुल तनाव नहीं लेंगे, बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 249 क्या है। और इसका दूसरा जगह यूज किया जाता है 312 में, आर्टिकल 312। ये 2 जगहों पे मेरे बच्चे विशेष बहुमत के पहले प्रकार का यूज किया जाता है। बात समझ में आ गई? चलिए, इसके बाद हम देखते हैं दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत। तो अब देखिए कि दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत क्या है, कैसे है। देखिए, दूसरे प्रकार के अगर हम विशेष बहुमत के बारे में बात करें तो पहले ये दूसरा प्रकार देख लीजिए। सॉरी, दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत। चलिए, अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत के बारे में। चलिए देखिए, दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत, इसकी सबसे पहले आप परिभाषा जान लीजिए कि इसकी परिभाषा क्या होती है।
चलिए, तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी परिभाषा को लेकर के। तो इसकी परिभाषा होती है मेरे बच्चों, उपस्थित और मतदान करने वाले। उपस्थित दिख रहा है, रंग चेंज कर दूं मैं, ये शायद दिखे, उपस्थित और नहीं दिख रहा है, उपस्थित और मतदान करने वाले। ये बहुत टेक्निकल है, इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा आपको। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ये पीछे वाली बात ही हो गई, लेकिन जो कुल सदस्य संख्या, कुल सदस्य संख्या के बहुमत से कम ना हो, बहुमत से कम ना हो। अब आगे टेक्निकल मामला। अब मेरे बच्चों अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। अब यहाँ 2 बातें हैं। पहली बात तो यहाँ तक है, इस यहाँ से ऊपर जो लिखा हुआ है, यानी यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी पहली बात हो गई। इसमें कह रहा है दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत में कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, लेकिन ये 2/3 बहुमत कुल सदस्य संख्या के बहुमत से कम नहीं होना चाहिए, तभी जाकर के कोई प्रस्ताव पारित होगा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल को बहुत बेहतरीन से समझिएगा। इसमें 2 स्टेप है। सबसे पहले मैं कुल सदस्य संख्या का बहुमत आपको बता दूँ। देखिए, अगर मैं कुल सदस्य संख्या के बहुमत के बारे में बात करूं तो बहुमत का मतलब 50% प्लस 1, खाली बहुमत शब्द का मतलब बता रहा हूँ, 50% प्लस 1, हालांकि ये विशेष बहुमत है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात अप्लाई मत करते हैं। तो लोकसभा के अगर मैं कुल बहुमत के बारे में बात करूँ, कुल सदस्य संख्या, तो कुल कितने हैं, 543। अब हम 543 का अगर हम कुल बहुमत निकालेंगे तो इसका हम निकालेंगे 50% प्लस 1, और 50% प्लस 1 वाला मतलब यही हो गया। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 है ना, एंड बचा 1 13, 2 छक्के 12, कितने जाएगा, गड़बड़ नहीं हुई, 7 दूनी 14, सॉरी 2 दूनी 4 .5, यानी 272.5 प्लस 1 आएगा। सॉरी, ये कुल सदस्य संख्या के बहुमत यानी 50% प्लस 1, तो 543 लोग टोटल हैं, एंड 543 का अगर हम बहुमत निकालेंगे तो ये जो बहुमत आता है ये 273 होता है, 272 आएगा सॉरी। ठीक, अगर 50% प्लस 1 करके निकाला जाता है, बाय द वे अगर मेरा गलत भी होगा तो आप एग्जांपल से समझ लीजिए बात, डाटा हो सकता है गलत हो जाए, मेरे मैथमेटिक्स से हो सकती है गलती हो जाए। अब देखिए, तो ये जो बात है ये केवल कुल सदस्य संख्या का बहुमत है, ये साइड में आप लोग याद रखिएगा। अब देखो, मान लिया कि किसी दिन लोकसभा में, है ना, किसी दिन लोकसभा में ये 543 में से कितने उपस्थित होते हैं। मान लिया कि उपस्थित हुए 310 लोग, और उसमें से मतदान कितने लोग कर रहे हैं, मतदान किया 300 लोगों ने। ध्यान दीजिएगा, अब 300 लोगों ने मतदान किया, और ये 300 में से मान लिया कि 200 लोगों ने पक्ष में वोट डाल दिया और 100 लोगों ने विपक्ष में वोट डाल दिया। तो भाई अब 300 लोगों ने कुल वोट डाले, ठीक है, 200 पक्ष में और 100 विपक्ष में, तो वो प्रस्ताव पारित होगा कि नहीं होगा। प्रस्ताव पारित होने के लिए जो प्रक्रिया चल रही है वो दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत है, और दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत में कहा गया है कि मतदान करने वाले और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो सबसे पहले आप जो मतदान कर रहे हैं और जो उपस्थित हैं उन सदस्यों का पहले 2/3 तो निकालो। चलो, मतदान करने वाले और उपस्थित
ऐसे लोगों की संख्या कुल आप मुझे मिला करके बताएं कितनी है, जो उपस्थित भी हों और मतदान भी कर रहे हों। तो जो उपस्थित भी हैं और मतदान भी कर रहे हैं उनकी संख्या 300 है, जिसमें से कुल अगर हम बात करें कि कुल कितने उपस्थित है तो कुल तो 310 उपस्थित है, लेकिन 10 लोग उसमें से मतदान नहीं कर रहे हैं, तो बचे कितने 300, यानी 300 लोग उपस्थित भी हैं और मतदान कर रहे हैं। अब हमें इसका क्या करना पड़ेगा, इसका करना पड़ेगा 2/3। तो सबसे पहले 2/3 निकाल लो। अगर हम इसका 2/3 निकालते हैं तो ये टोटल आ जाएगा 200। कितना आ गया 200। अब देखो पहली बात तो हो गई कि मतदान करने वाले का 2/3, तो 2/3 तो आ गया है ना। लेकिन अब आप यहाँ एक चीज़ फोकस करिए कि साथ में कहा गया लेकिन जो कुल सदस्य संख्या के बहुमत से कम ना हो, और कुल सदस्य संख्या का बहुमत कितना है 272। क्या ये 272 से कम है? बिल्कुल है। तो क्या प्रस्ताव पारित होगा? नहीं होगा, प्रस्ताव पारित नहीं होगा। लेकिन अब हम मान लेते हैं कि उपस्थित हुए कुल 400 लोग। उपस्थित कितने लोग हुए? 400 लोग। और मतदान कितने लोग कर रहे हैं? मान लिया कि मान लो 450 लोग हैं और मतदान कर रहे हैं कुल 400 लोग। कितने लोग मतदान कर रहे हैं बच्चों? 400 लोग। अगर 400 लोग नहीं और ज़्यादा ले लेना, नहीं तो संख्या कंप्लीट नहीं होगी। मान लिया कि कुल 500 लोग उपस्थित हो गए और मतदान कर रहे हैं 450 लोग, सपोज दैट मतदान कर रहे हैं। तो भैया अब मतदान करने वाले और उपस्थित लोगों की संख्या कुल कितनी है? 450, क्योंकि जो मतदान कर रहे हैं वही प्रेजेंट है वहाँ पे, बाकी 50 लोग तो प्रेजेंट हैं लेकिन मतदान नहीं कर रहे हैं, है ना। तो अब देखो मतदान करने वाले और उपस्थित लोगों की संख्या हो गई है 450। अब यहाँ बहुत ध्यान देना है कि यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हम लोग को तो 2/3 बहुमत निकालना है। जो मतदान भी कर रहे हैं उपस्थित भी हों, तो कुल मतदान करने वाले और उपस्थित करने वाले लोगों की जो संख्या वो 450 है। तो सबसे पहले 450 का हम क्या करेंगे 2/3 निकाल देंगे, है ना। तो अगर हम 2/3 निकालेंगे तो 15 दूनी 30, 300 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 300। तो ये पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया ना, पहला भाग कंप्लीट हो गया कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 तो निकाल दिया, 300 आ गया। लेकिन ये संख्या, ये जो निकाल करके हमने अभी निकाला है, ये संख्या कुल सदस्य संख्या के बहुमत से कम नहीं होनी चाहिए। और कुल सदस्य संख्या का बहुमत कितना है? 272। ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है। इसका मतलब कि जब 300 लोग उसके पक्ष में वोट डाल देंगे तो वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा, अन्यथा प्रस्ताव रद्द हो जाएगा। अब इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रस्ताव जब इतना टफ है तो जाहिर सी बात है किसी टफ जगह पे इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका प्रयोग किया जाता है बहुत ही टफ जगह पे, बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह पे। 4 जगहों पे इसका प्रयोग किया जाता है। पहला इसका यूज होता है संविधान संशोधन विधेयक पर, संविधान संशोधन या संशोधक विधेयक पर। विधेयक पर पहला यूज होता है। और इसका दूसरा प्रयोग किया जाता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जो जज होता है, इनके जजों की पदमुक्ति में, जजों की पदमुक्ति मतलब उनको उनके पद से हटाने के लिए हमको विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है, वो भी दूसरे प्रकार के। और तीसरा होता है CAG, कैग। ये कैग एक संस्था है, एक पूरी संस्था है, इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। कैग की पद मुक्ति में, की पद मुक्ति में। और अगर इसका लास्ट हम यूज देखें चौथा, तो चौथा इसका प्रयोग किया जाता है मुख्य निर्वाचन आयोग की पद मुक्ति में। तो इतनी जगहों पे इनका यूज़ किया जाता है। आप याद रखना कि किसका यूज कहाँ किया जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत। अब हम बात करते हैं तीसरे प्रकार के विशेष बहुमत के बारे में। तीसरे प्रकार का विशेष
बहुमत। तो तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत, चलिए इसमें हम बात कर लेते हैं कि तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत, देखो क्या है तीसरे प्रकार के विशेष बहुमत। अच्छा ये इरेजर है, नहीं इरेजर नहीं है मुझे, हाँ यार शिट, ये इरेजर है सर, मुझे पता नहीं था, अच्छा हुआ पता चलिए। विशेष बहुमत, ठीक है। तो ये तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत, इसको ध्यान से देखिएगा। तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत क्या होता है, इसकी परिभाषा होती है ओह माय गॉड यार, चलिए तो देखिए तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत, तो ये हमारा तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत क्या है, कैसे है। चलिए अब इस टॉपिक पर हम बात कर लेते हैं कि हमारा ये तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत, तो इसकी परिभाषा बहुत आसान है, बहुत ईजी है। देखिए तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत क्या होता है, इसकी परिभाषा होती है कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, सीधी सी कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत क्या कहलाता है, तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत कहलाता है। तो चलिए अब हम देखते हैं तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत। ये एक अस्थायी बहुमत है, मतलब इसमें संख्या फिक्स होती है ना, हर बार अलग अलग नहीं आ सकती है। जैसे हम निकाल रहे थे उपस्थित और मतदान करने वाले लोगों की संख्या पर डिपेंड कर रहा था, यहाँ पे उपस्थित और मतदान करने वाले लोगों की संख्या पर डिपेंड नहीं करते हैं, फिक्स होता है। जैसे एग्जाम्पल में बात करते हैं कि लोकसभा है भाई, लोकसभा में अब लोकसभा में तीसरे प्रकार के विशेष बहुमत का प्रयोग होना है, तो यहाँ कहा जाएगा कि कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत लाओ। तो ये कुल सदस्य संख्या कितनी है लोकसभा में, 543। अब 543 लोगों का 2/3 बहुमत निकाल देंगे। तो 543 लोगों का जब हम 2/3 बहुमत निकालेंगे तो 3 × 3 बचा 2, 24, 8 × 24 है ना, 3 × 3 × 2 तो 2 16 6 2 3 362 कितना आ जाएगा 362। अब देखो तो ये आ गया 362 फिक्स है एकदम, है ना। तो इस तरीके से निकल जाता है हमारा तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत। इसका मतलब ये संख्या हमेशा 362 ही आएगी, यानी तीसरे प्रकार के विशेष बहुमत का प्रयोग जब भी हम करेंगे तो वहाँ पे कितने लोग उसके फेवर में वोट डालने चाहिए, 362 लोग, है ना। 543 में से 362 लोग जब उसके पेपर में वोट डाल देंगे तो वो जो प्रस्ताव रहेगा वो पारित हो जाएगा। और इसका यूज़ केवल एक जगह में किया जाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने में, है ना। अगर राष्ट्रपति को हटाना है तो राष्ट्रपति को हटाने का एकमात्र तरीका है कि राष्ट्रपति पे आप महाभियोग लगा दीजिए। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जब हम लगाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हमें संसद में प्रस्ताव लाना पड़ता है। तो वो प्रस्ताव पारित होगा कब होगा, जब हम तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत लाएंगे, तीसरे प्रकार के विशेष बहुमत का प्रयोग करेंगे। 362 लोग इस महाभियोग के फेवर में वोट डालेंगे कि हाँ राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाए, ठीक है। तो ये हो गया तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत। तो अब विशेष बहुमत समाप्त हुआ। इसके बाद अब हम उस क्रम में आगे बढ़ रहे हैं जो हमारा चल रहा था टॉपिक। तो अब इसके बाद जो चौथा हमारा बहुमत है जिसे हम लोग कहते हैं पूर्ण बहुमत। क्या कहते हैं बच्चों, पूर्ण बहुमत। चलिए हम बात करेंगे कि क्या होता है पूर्ण बहुमत। देखें पूर्ण बहुमत ना ये भी एक अस्थायी संख्या देती है। इसकी परिभाषा होती है कुल सदस्य संख्या का बहुमत। याद रखो
इससे पहले वाले में कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत कहा गया है और यहाँ कहा जा रहा है कुल सदस्य संख्या का बहुमत, सदस्य संख्या का बहुमत। वहाँ 2/3 बहुमत था, यहाँ का बहुमत है। ठीक है, अब देखिए कुल सदस्य संख्या का अगर हमें बहुमत निकालना है तो जैसे माइदा में हम लोकसभा के बारे में बात कर लेते हैं। लोकसभा में प्रस्ताव कोई लाया गया और वहाँ पे पूर्ण बहुमत होना है, तो पूर्ण बहुमत कहेगा कि भैया कुल सदस्य संख्या का हमको पूर्ण बहुमत कुल बहुमत चाहिए। तो देखिए अब कुल बहुमत आएगा कैसे, देखिए तो कुल सदस्य कितने हैं, 543 लोग। ठीक है, कुल सदस्य कितने हैं, 543 लोग। अब 543 लोग का बहुमत निकालना है। तो बाबू मेरे 543 लोगों का अगर हमको बहुमत निकालना है तो याद रखो 543 गुणे 1/2। अच्छा एक चीज़, सॉरी मैं शायद मैंने पीछे मुझसे गलती हो गई है, पर आप लोग ये चीज़ ध्यान रख लेना यहाँ पे कि अगर यहाँ संख्या दशमलव में आती है अगर डिवाइड करने में, तो वहाँ +1 का रूल नहीं चलता है कहीं भी। शायद मैंने पीछे एक जगह पे बता दिया, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। उसको आप लोग थोड़ा सुधार लीजिएगा कि जैसे अगर यहाँ पे 543 है या फिर 544 आ गया, जैसे 44 आ गया, अब बटे 2 करेंगे तो यहाँ पे +1 चाहिए। लेकिन याद रखिएगा कि जहाँ पे दशमलव वाली संख्याएं नहीं आती हैं वहाँ बहुमत के लिए +1 का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये चीज़ आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, मुझसे गलती हुई, मैंने पीछे शायद एक जगह पे इस चीज़ को बता दिया है, उस चीज़ को प्लीज़ आप लोग सुधार लीजिएगा कि अगर हम संख्या का प्रयोग करते समय जैसे यहाँ पे है, अगर इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं और दशमलव आ रहा है तो बहुमत के लिए यहाँ पे +1 की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर सम संख्या से डिवाइड हो गया और दशमलव नहीं आया तो बहुमत के लिए +1 की ज़रूरत होती है। ठीक है, ये चीज़ प्लीज़ ध्यान रखिएगा। आपको अगर मुझसे पीछे गलती हो गई समझाने में तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अब अगर हम भाग करेंगे तो भाग करने में ये आ जाएगा 2 3 4 2 7 14 देखने 2.5, यानी भाग करेंगे तो 271.5 आएगा। अब मैंने नियम में आप लोगों से क्या बता रखा है कि भैया अगर 0.5 आएगा तो इसका मतलब हम उसको 1 मान लेंगे। तो ये 271 था और एक 272, यानी 272 लोग अगर पूर्ण बहुमत के समय में वोटिंग करेंगे तो जाकर के कोई प्रस्ताव पारित होगा, अन्यथा प्रस्ताव पारित नहीं होगा। ठीक है, तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग भी बड़ी जटिल जगहों पे किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, राष्ट्रपति के चुनाव में। और राष्ट्रपति के चुनाव में एक होता है निर्वाचन कोटा, निर्वाचन कोटा प्राप्त करने के लिए, तो इस निर्वाचन कोटा में इसका यूज किया जाता है। निर्वाचन कोटा क्या होता है, राष्ट्रपति के चुनाव क्या होता है, सारी चीज़ों को हम वहाँ पढ़ेंगे, आप निश्चिंत रहें एकदम। ठीक है, और अब 2 छोटे से टॉपिक अगर हम पढ़ लें तो पूरी तरीके से हम तैयार हो जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए वो 2 चीज़ें हम जान लेते हैं कि वो क्या है, तो उसमें हम बात करते हैं। एक होता है कोरम। आप लोग कोरम से शायद परिचित अभी तो नहीं होंगे, अभी मैं थोड़ी देर में आपको कोरम से परिचित करा देता हूँ कि कोरम क्या होता है। चलिए देखिए, कोरम जो होता है ना, अच्छा इसका एक नाम और है कोरम का, कोरम को लोग गणपूर्ति भी कहते हैं। ठीक है, कोरम का एक नाम क्या है, गणपूर्ति। ठीक है, ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा कि क्या है। देखो सदन ना, जो सदन होते हैं मतलब पार्लियामेंट, संसद में जो भी सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, उसी सदन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो सदन होते हैं ना, सदन को ऐसे नहीं कि चाहे जब आप शुरू कर सकते हैं, सदन में जब तक एक निश्चित संख्या में लोग नहीं पहुंच जाएंगे तब तक सदन की कार्यवाही चल नहीं सकती है। अगर चला दी जाएगी तो वो अवैध मानी जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए परिभाषा देखिए क्या है। कोरम या गणपूर्ति, देखिए इसके लिए परिभाषा क्या है, कोरम या गणपूर्ति के लिए। तो मेरे बच्चों इसके लिए परिभाषा ये है कि वह न्यूनतम संख्या, वह न्यूनतम संख्या, किसकी न्यूनतम संख्या, सदस्यों की न्यूनतम संख्या, वह न्यूनतम सदस्यों की संख्या जिसके पूरा ना होने पर, जिसके पूरा ना होने पर
सदन की कार्यवाही अवैध मानी जाएगी, अवैध मानी जाती है। यह न्यूनतम संख्या कोरम या गणपूर्ति कहलाता है। मतलब अगर हमारे संसद की कार्यवाही शुरू करनी है तो वो तब शुरू की जाएगी जब एक न्यूनतम संख्या में सदस्य पहुंच जाएंगे। और न्यूनतम संख्या में कितने सदस्य आने चाहिए? तो हमारे भारत में सदन की कार्यवाही शुरू करने के लिए कुल सदस्य संख्या का 1/10 मेंबर पहुंच रहे हैं, तो वह न्यूनतम संख्या कोरम या गणपूर्ति कहलाती है। ये चीज़ याद रखिएगा, भारत में 1/10 होता है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग होता है। ठीक है, यानी जैसे इसको हम एग्जाम्पल से समझें तो भाई तभी हमारा लोकसभा है। अब लोकसभा में कुल कितने लोग हैं? 543 लोग हैं। लोकसभा में कुल कितने लोग हैं? 543 लोग हैं। तो अब 543 लोगों का अगर 1/10 करोगे तो आएगा कितना? 54.3 आएगा। और अभी मैंने रूल में बताया आपको कि 0.3 है, तो कोई बात तो नहीं, मतलब 54 लोग। यानी अगर 54 लोग लोकसभा में आ गए हैं तो हम लोकसभा की कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। अन्यथा अगर 53 लोग भी आते तो अगर हम कार्यवाही शुरू कर देते तो वो कार्यवाही कैसी मानी जाती? अवैध मानी जाती। तो यानी यहाँ जो 54 ये संख्या देख रहे हैं वही 54 संख्या क्या कहलाएगी? कोरम कहलाएगी या गणपूर्ति कहलाएगी। ठीक है, तो किसी सदन के सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या जिनके पूरा हो जाने पर सदन की कार्यवाही शुरू की जा सकती है, अन्यथा अवैध मानी जाएगी, कोरम कहलाएगा या गणपूर्ति कहलाता है। क्लियर? चलिए, इसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक हमें समझ लेना है जिसे हम लोग कहते हैं विधेयक। ये सब चीज़ें हम इस वजह से पढ़ रहे हैं ताकि हम जब आगे पढ़ें अपना कॉन्स्टिट्यूशन तो हमें बात समझ में आए। कॉन्स्टिट्यूशन और एक होता है अधिनियम, इसको बहुत ध्यान से हम लोग समझ लेंगे कि क्या होता है ये विधेयक क्या होता है और अधिनियम क्या होता है। विधेयक को हम लोग इंग्लिश में बिल बोलते हैं। ठीक है, आपने इसे सुना ही तो होगा कि लॉ फॉर्मिंग बिल पास हो गया या ये बिल पास हो गया, ऐसा सुना तो होगा। और इसे हम लोग बोलते हैं एक्ट, अधिनियम। ठीक है, देखो जब भी अब ये इसका पहले आप समझिए कि इसका डेफिनेशन क्या है। देखो विधेयक क्या होता है? कोई भी कानून जो प्रस्ताव में रहता है, मतलब जिसे प्रस्तावित कहते हैं, यानी हम कह सकते हैं प्रस्तावित कानून यानी संसद में अगर कोई कानून लाया गया है कि भैया ये कानून लाया गया है, इसे लागू किया जाए, तो वो जो कानून लाया गया है उसे हम लोग कहते हैं प्रस्तावित कानून या विधेयक या बिल कहते हैं उसको। ठीक है, संसद में अगर कोई मंत्रीगण या कोई मंत्रिपरिषद, कोई सांसद कोई कानून लेकर के आ रहे हैं तो उसे हम लोग विधेयक कहेंगे। ठीक है, लेकिन यही कानून अगर दोनों सदन का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदन इस कानून को पारित कर दें और राष्ट्रपति इसको, दोनों सदन प्लस राष्ट्रपति के द्वारा सहमति मिल गई, तो यही जो कानून है यही कानून अधिनियम कहलाता है, एक्ट कहलाता है। ठीक है, तो विधेयक क्या है? सदन में कोई भी कानून जो प्रस्तावित किया जाता है उसे विधेयक कहते हैं, और वही कानून जब लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति की सहमति मिल जाती है तो वही कानून बन जाता है अधिनियम। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि सभी अधिनियम विधेयक होते हैं लेकिन सभी विधेयक अधिनियम नहीं होते। तो ये चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर हो गई। अब कल से हम कॉन्स्टिट्यूशन शुरू करेंगे, तो कल हमारा टॉपिक होगा प्रियम्बल। ठीक है, चलिए जय हिंद दोस्तों, पढ़ते रहिए।